Hello everyone, welcome to 365 days to IIT series. Let's have a look at question of day number 11. The faces of prism ABCD made of glass of refractive index mu form dihedral angles, angle A 90 degree, 75, 135 and 60 degree. A beam of light falls on the face AB. So this is your face AB and a beam of light falls on this face AB, and after one complete internal reflection from face BC, okay, it will go like this, and then on this surface it does TIR, total internal reflection, and escapes from the face AD, इस फेस से बाहर आ जाती है. Find the range of mu and angle of incidence alpha of the beam if a beam that has passed through the prism in this manner is perpendicular to the incident beam. Okay, तो देखो TIR का कंसेप्ट एक बार को मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं. सपोज करो ये कोई भी आपकी इंटरफेस है, बाउंड्री है, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, यहां पे n2, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम. सपोज करो यहां से एक रे इंसिडेंट होती है ऐसे एट सम एंगल से I. As it is going from denser to rare medium, the ray will bend away from the normal, so it will go like this. This is your angle of refraction, right? अब आप देखो, आप जब स्नेल्स लॉ यूज करते हो तो आप बोलते हो n1 sin I must be equal to n2 sin R. क्लियर? अब n1 और n2 तो कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो मीडियम के. अगर मैं I को इंक्रीज करता हूं, ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो यहां पे इसका मतलब है n इंटू साइन एंगल मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट, यही मतलब है इसका. ठीक है, अगर मैं I इंक्रीज करता हूं तो इसका मतलब R भी आपका इंक्रीज होगा क्योंकि n1 और n2 तो कांस्टेंट है. अब आइए आप बढ़ाते चले जाओगे, ये पहले यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, ऐसे बढ़ाते चले जाओगे तो आपका R भी ये बढ़ता चला जाएगा. एक ऐसा एंगल आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसपे जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाएगा. मतलब कि जो ये रिफ्रैक्टेड बीम है ये ऐसे जाएगी. अब क्लियर? ठीक है सर, यही कंसेप्ट है. तो जब आई आपका क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, अप्रोच कर जाएगा, तो आर आपका 90 डिग्री हो जाएगा. क्लियर? तो ये आपका ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको. ये आपका थीटा सी क्रिटिकल एंगल और ये आपकी रिफ्रैक्टेड बीम, ये 90 डिग्री. और अब आप बोलोगे ये n1 था, ये n2, तो n1 साइन थीटा सी मस्ट बी इक्वल टू n2 साइन 90 डिग्री. क्लियर? ओके, तो यहां से साइन थीटा सी किसके बराबर आया? n2 बाय n1. याद रखने का तरीका क्या है? छोटे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय बड़े वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, ये बेसिक है. बट व्हाट इफ द एंगल बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल? इफ I इज ग्रेटर देन थीटा सी, जस्ट इक्वल टू भी आप मान सकते हो, क्योंकि आप जैसे मान लो कि क्रिटिकल एंगल आपका 30 डिग्री है, तो 30.00001 डिग्री अगर हो गया तो 30 से तो बड़ा हो गया. पर इसलिए हम ये एज्यूम करके चलेंगे फिजिक्स में कि
इक्वल टू और ग्रेटर देन में 30, मतलब 30 डिग्री अगर क्रिटिकल एंगल है तो 30 भी काउंट होगा। 30.00001 डिग्री को आप 30 ही मानोगे, है ना, पर है वो 30 से बड़ा ही। तो इफ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन दिस क्रिटिकल एंगल, व्हाट विल हैपन? अब भाई ये जो बीम है ये 90 डिग्री से भी बढ़ जाएगी आगे। जो रिफ्लेक्टेड बीम है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आपका आएगा वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। अब 90 डिग्री से बड़ा होने का मतलब ये तो सेम मीडियम में आ गया, और सेम मीडियम में आया तो इसी को बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का क्या लॉ है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बस फिर all the energy will get reflected back in same medium, और आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये लो जी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये N1, ये N2, और I यहाँ पे क्या है? क्लियर? तो यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। अब जैसे जैसे स्टेटमेंट बोल रहे हैं वैसे वैसे हम इसको फॉलो करते हैं। तो वैसा करते हैं, पहले इसको, इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। आपको कह रहा है द फेसेस ऑफ प्रिज्म ABCD मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो भैया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, चलो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सबको ही पता है। देख, पहले वो देख लेते हैं कि बीम कैसे जाएगी। अब कह रहा है कि एंगल A 90 है, B 75 है। तो ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 75 डिग्री, उसके बाद है 135 एंड 60 डिग्री। ये है आपका 135 डिग्री, और ये आपका है 60 डिग्री। ठीक है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। AB पे लाइट बीम गिरती है और एक बार TIR करती है BC फेस के ऊपर और AD से एस्केप कर जाती है। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो, बाहर तो एयर है और ये ग्लास का बना हुआ है, तो अंदर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो जो आपकी रिफ्रैक्टेड बीम होगी ये नॉर्मल के पास जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से जाएगी, ये लो, थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ, ये इसको मैं R1 बोल रहा हूं। क्लियर? अब इस फेस के ऊपर इट इज डूइंग TIR। तो अगर ये एंगल आपका X है तो ये X एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम के अंदर। ठीक है सर, यहां पे ये नॉर्मल, इस एंगल को मैं बोल रहा हूं R2। ये एंगल क्या है? R2। और उसके बाद ये बीम ऐसे बाहर निकल जाती है। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही भागेगी, क्योंकि डेंसर से फिर से रेयर मीडियम आ गई। ये एंगल ऑफ इमरजेंस E। क्लियर? अब क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर? आपको बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा की रेंज बतानी है, जिससे ये सब फिनोमिना हो कि लाइट जब भी BC सरफेस के ऊपर गिरे तो TIR करे और AD सरफेस से बाहर आ जाए। इस तरह बाहर आए, beam that has passed through the prism in this manner is perpendicular to the incident beam। तो जो ये हमारी बीम आई है, ये जो बीम बाहर आई है, ये इस तरह बाहर आनी चाहिए कि जो हमारी इंसिडेंट बीम है इसके साथ ये बीम अगर मैं उठा के इसको यहां ले जाऊं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाए। बात आई समझ में? फिलहाल के लिए मैं बस आपको एक बार को दिखाने के लिए इसको मैं यहां बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो है, अगर मैं यहां बनाऊं ऐसे, और इसके बीच में एंगल कितना है? ये 90 डिग्री।
अच्छा ये बताओ ये एंगल कितना होगा? सर ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। बिल्कुल सही है। क्लियर। अब ये 90 माइनस अल्फा है और आप इसको ऐसे लेके आ रहे हो और ये एंगल पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल तो सर अल्फा बचा ना। इसका मतलब जो ई है आपका वो अल्फा के बराबर है। एंगल ऑफ इमरजेंस आपका अल्फा है। ये हमने देख लिया क्योंकि 90 डिग्री पे आपकी इंसिडेंट बीम और आपकी इमरजेंट बीम दोनों एक दूसरे पे कितने एंगल पे हैं? 90 डिग्री पे। और हमने चेक कर लिया कि अगर ये 90 डिग्री पे होंगे तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस भी आपका अल्फा ही होगा। ठीक है सर, सही बात है। अच्छा, ये एंगल बताना कितना होगा? सर ये होगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि सर ये नॉर्मल है, ये पूरा 90 डिग्री होगा, ये एक्स है, तो सर ये तो ऑब्वियस सी बात है 90 माइनस एक्स बच गया। ठीक है, ये कितना होगा? सर ये होगा 90 माइनस R1। तो यहाँ से क्या पता चला हमें? पता चला कि 75 डिग्री, अब मैं कह रहा हूँ इन ट्राइंगल, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी तो है, इसको नाम दे रहा हूँ मैं ई, इसको नाम दे देते हैं एफ, इसको नाम दे देते हैं जी। क्लियर। तो इन ट्राइंगल बी ई एफ क्या बोलोगे? 75 डिग्री प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आया? 90 90 इज 180, 180 से 180 गया, तो R1 प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 75 डिग्री। ये आपकी पहली क्वेश्चन। और देख लेते हैं भाई, ये देखो ये एंगल कितना? सर ये 90 माइनस एक्स। ये एंगल कितना? सर ये 90 माइनस R2, है ना? अरे नहीं 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 नहीं, ये तो 90 होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका नॉर्मल है, ये 90 डिग्री और ये एंगल आपका R2। क्लियर। सो इन फिगर ई ई जी डी सी क्या बोलोगे आप बोलोगे 90 माइनस एक्स प्लस 135 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस R2 मस्ट बी इक्वल टू 360। क्लियर। तो क्या हो गया ये 90 90 तो 180 हो गया, 180 और 60 240 हो गया, 240 प्लस 135 कितना हुआ? 375। तो 375 डिग्री माइनस एक्स प्लस R2 360 डिग्री। यहाँ से क्या आया? माइनस एक्स प्लस R2 माइनस 15 डिग्री, तो मतलब x माइनस R2 इज इक्वल टू, यहाँ से x क्या आया? x आया आपका 15 डिग्री प्लस R2। ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो देखो क्या आया। तो ये आया आपका R1 प्लस 15 डिग्री प्लस R2 75 डिग्री, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तीसरी इक्वेशन मैथ्स है, सिर्फ आपको एंगल ही तो निकालने हैं। अगर आपको सारे एंगल पता चल गए तो आप आराम से कमेंट कर पाओगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कितना आपका TIR, कितना आपका क्रिटिकल एंगल है, उससे बड़ा होगा तो हर बार TIR होगा आपका, तभी तो आप रेंज निकाल पाओगे। क्लियर। तो R1 प्लस R2 आपका कितना आया? 60 डिग्री। ओके 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 ओके। अब देखो मेरी बात सुनो, R1 R2 आपका 60 डिग्री आया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस तो दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब R1 और R2 भी बराबर होने चाहिए। देख लेते हैं, देखो मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं ए बी, तो क्या बोलोगे? 1 साइन अल्फा म्यू साइन R1। ठीक है, और सेम अगर मैं स्नेल्स लॉ
फेस AD पे लगाऊं तो क्या बोलोगे? म्यू साइन R2 मस्ट बी इक्वल टू 1 साइन अल्फा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 और 5 बोल रहा हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या पता चला? R1 इज इक्वल टू R2, पर R1 प्लस R2 तो 60 डिग्री है। इसका मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। हाँ सर, ये पता चल गया मेरे को R1 और R2 कितने हैं, 30 डिग्री आ गए। ठीक है सर। तो अब फिर से आप ट्रायंगल BFE के अंदर आ जाओ, तो क्या बोलोगे आप? ये देखो, तो फ्रॉम ट्रायंगल BFE आपने क्या लिखा था? 75 प्लस 90 माइनस R1 प्लस में 90 माइनस एक्स मस्ट इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 से 90 गया, ये 180 गया, तो यहाँ से आया आपका x प्लस R1 इज इक्वल टू 75 डिग्री। पर R1 तो 30 डिग्री के बराबर है, तो x प्लस 30 डिग्री x की वैल्यू क्या आई? 45 डिग्री। कोई डाउट? अब फॉर TIR टू हैपन ऑन दिस फेस BC, दिस एंगल x, जो यहां पे ये एंगल x है, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, राइट? तो मैं यहां पे आपको लिख रहा हूं, देखो, फॉर TIR एट फेस BC, योर x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। दोनों साइड साइन ले लो भैया। साइन 45 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय म्यू, छोटे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय बड़े वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ एयर और ग्लास है सिर्फ, तो 1 बाय म्यू। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आया 1 बाय रूट टू मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाय म्यू। अब इनइक्वालिटी आप रिवर्स, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट टू। एक तो ये आया आंसर एक पार्ट का। तो अब आपको अल्फा की बात भी करनी है, तो आ जाओ भैया। अल्फा पे कैसे कमेंट कर पाओगे? अभी देख लो। अगर मैं इस फेस के ऊपर वो लगाता हूं, क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ लगाता हूं AB फेस के ऊपर, तो आप बोलोगे यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फेस AB, तो आप बोलोगे 1 साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू म्यू साइन R1। R1 आप कम करोगे तो x आपका बढ़ता चला जाएगा। ये कैसे पता चला? ये पता चला मेरे को फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या कह रही है वो? R1 प्लस में x मस्ट बी इक्वल टू 75 डिग्री। ये देख लो भाई, ये देख लो, R1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप R1 घटाओगे तो x आपका बढ़ता चला जाएगा। फॉर TIR टू हैपन, TIR होने के लिए x x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री। ये तो हमने निकाल लिया है, क्रिटिकल एंगल के बराबर या उससे बड़ा हो तो ही TIR होगा। हाँ सर, तो अगर ये x की वैल्यू, तो x मिनिमम कितना चाहिए फॉर TIR? 45 डिग्री। तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, तो R1 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो कहने का मतलब है ये मैक्सिमम वैल्यू है R1 की। अगर R1 30 डिग्री से बड़ा हो गया, मान लो 35 हो गया या 40 हो गया, तो x की वैल्यू तो 45 से कम हो जाएगी, तो उसमें तो वो TIR करेगा ही नहीं, है ना? तो R1 की आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? 30 डिग्री। उससे नीचे नीचे आप कितनी भी रख सकते हो,
29, 28, 25, 20, 17, 15, R1 की वैल्यू लेस देन 30 डिग्री होनी चाहिए फॉर TIR टू ओकर एट फेस BC। ये पॉइंट क्लियर है आपको? ठीक। अब स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है सर? वो तो कह रहा है 1 sin अल्फा मस्ट बी इक्वल टू म्यू sin R1। अब R1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 30 डिग्री। इस हिसाब से तो अल्फा की वैल्यू कम आनी चाहिए, पर म्यू भी तो बढ़ रहा है सर। म्यू भी तो √2 या उससे ज्यादा रख सकते हो, तो इसका मतलब अल्फा भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, तभी मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट आएगी। तो एग्जैक्ट रिलेशन, एग्जैक्ट इनइक्वालिटी की जो इक्वेशन होगी वो होगी साइन अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू साइन R1। क्लियर? अब साइन अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू √2 साइन 30 डिग्री, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। साइन अल्फा greater than equal to √2/2, which gives us sin alpha greater than equal to 1/√2। और 1/√2 वैल्यू किस पे होती है? 45 डिग्री पे। साइन अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 45 डिग्री, तो यहाँ से आपका अल्फा क्या आया? ग्रेटर देन इक्वल टू, ये रेंज है भैया। अल्फा भी आपका 45 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका TIR पॉसिबल है हर बार BC फेस के ऊपर, और आपकी इमरजेंट रे इंसिडेंट रे के 90 डिग्री पे आएगी। क्लियर? तो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। TIR का कंसेप्ट यहाँ यूज हुआ है। इसके बिहाफ पे जेई एडवांस में पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। एक ऑप्टिकल फाइबर का भी क्वेश्चन आया है, पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, उसमें यही पूछा हुआ है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो इट इज मेड अप ऑफ ग्लास ओनली, जिससे कि अगर आपकी इंसिडेंट बीम एक बार अंदर एंटर कर जाए तो वो बार बार TIR करे अंदर और अदर एंड से बाहर निकले, तो उसके लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेंज बतानी थी। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट के ऊपर वो बेस्ड है। ठीक है, सो आई होप सो आपके कुछ डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे, and I'll see you again with another question tomorrow. Till then, take care and keep practicing. And thank you so much for watching me.